हेलो गाइस, सो ये एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ आया हूँ मैं। आई थिंक दिस इज़ द थर्ड चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो कि जेईई एडवांस 2024 को फोकस कर रहा है बेसिकली। तो ये सब क्वेश्चन आपको बेसिकली गाइस अब इस टाइम पे एक बार में कर देनी है बिना ज़्यादा टाइम लिए। बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत होती है आपको प्रॉब्लम तो सोल्यूशन देखना और वापस से इस टाइप के क्वेश्चंस की रिवीजन करना गाइस, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करके उसको सही वक्त पे सॉल्व करना आना चाहिए गाइस। तो उसी रिगार्ड में ये बेसिकली थर्ड प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम अगर आप देखोगे, अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत कम टाइम लगना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अराउंड आपको 1 to 1.5 मिनट्स में ये सॉल्व कर देना है अभी इस स्टेज पे गाइस। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं थोड़े विस्तार से बताऊंगा, तो हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट आपको ये प्रॉब्लम कम टाइम में कर देना है गाइस। तो अभी चलो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम को। तो गाइस देखो, ये जो प्रॉब्लम है वो हमें बोल रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसकी डायमीटर जो है वो 0.3 मीटर दे रखी है, और मास जो है इस सिलेंडर का मास कितना दे रखा है, दैट इज़ 25 kg दे रखा है गाइस। दिस इज़ बेसिकली द मास, और वो एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जैसा कि फिगर में दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दिस एंड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दोनों रफ है, ऐसा दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस। काइनेटिक फ्रिक्शंस और स्टैटिक फ्रिक्शंस के कोफिशिएंट दे रखे हैं, हमें डिटरमाइन करना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पी, और ये 30 डिग्री गिवन है गाइस, दिस इज 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें उसके तहत पता करना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्या होगी टू बी अप्लाइड टू रोल द सिलेंडर विदाउट स्लिप ओवर द स्टेप। मतलब दिस इज नॉट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ऐसा मत समझ लेना दैट रोल द सिलेंडर विदाउट स्लिप, सो दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। बेसिकली ये भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, बट उस सेंस में नहीं है। यहाँ पे जस्ट बोल रहा है कि ये जो स्टेप है हमारे पास, ये स्टेप आपको दिख रहा है, तो ये सिलेंडर को आपको रोल करना है इस स्टेप के ऊपर। मतलब यहाँ से ऐसा ऐसा रोल करता हुआ जाएगा और वो यहाँ पे बस स्लिप ना करे, वो जस्ट सीधा ऐसा उठ जाए। अगर यहाँ पे वो स्लिप कर जाएगा तो वापस मोशन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी सिलेंडर की। तो यहाँ पे ऐसा सवाल है कि बिना स्लिप किए ही ये ऊपर चढ़ जाने चाहिए सीढ़ियों के। जो ये सीढ़ी है तो बिना स्लिप किए इस पॉइंट से वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ जानी चाहिए सिलेंडर, ये इस सवाल का मतलब है गाइस। सो एक सेंस में ये है रोल विदाउट स्लिप, बट ये वैसा वाला नहीं है जो मैंने आपको बताया था V = R ओमेगा, A = R अल्फा, वैसा नहीं है ये बस हमें ध्यान रखना है कि इस सीढ़ी पे, इस सीढ़ी के जो ये स्टेप है उस पर वो चढ़ जाए बिना वहाँ पे स्लिप किए हुए। तो ये बेसिकली सवाल है। तो इसको आप सबसे पहले सोचोगे कैसे गाइस? सबसे पहले वो ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के फिर से सोचो कि इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में गाइस, कि जब देखो सबसे पहले मोशन कैसा होगा, आपके पास एक सिलेंडर है जो कि रेस्ट पे है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में रखी हुई है। किसी ने आया ऊपर एक फोर्स P लगाया 30 डिग्री एंगल पे, जैसा दिख रहा है फिगर में। तो वहाँ से जैसे वो फोर्स लगाएगा, सबसे पहले उसकी दो कंपोनेंट होगी फोर्स की गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। तो ये वाला कंपोनेंट उसको इस तरफ पुश देगा और ये वाला कंपोनेंट बेसिकली ऐसा टॉर्क देगा उसको, दोनों का ही टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। और ये वाला कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल वाला, वो उसको लेफ़्ट तरफ मूव करने के लिए बोलेगा कि लेफ़्ट की तरफ मूव करो। वहाँ से कुछ बात होगी तो ये वाला कंपोनेंट एक तो टॉर्क भी देगा उसको और एक थोड़ा लिफ्ट भी करेगा ऊपर की तरफ। ये बात भी ध्यान देने वाली है। जैसे ही ये वाली मोशन स्टार्ट होगी तो P का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो थोड़ा लिफ्ट करेगा इस सिलेंडर को, और लिफ्ट करने की वजह से क्या होगा कि वो ये वाली सरफेस थोड़ी छोड़ देगा, जस्ट उठ जाएगा इस सरफेस पे ये जो सिलेंडर है। और तभी आप इनिशियली देखोगे तो दो नॉर्मल होंगे यहाँ पे, एक ऐसा N1 होगा और एक ऐसा N2 होगा। बट क्योंकि ये वाली फोर्स है अभी, ये जो वर्टिकल फोर्स है, ये जैसे ही P फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो इस उसके वर्टिकल कंपोनेंट के कारण यहाँ से थोड़ा उठ जाएगा सिलेंडर, और तभी ये N2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट कुछ रहा ही नहीं नीचे सरफेस के साथ। तो यहाँ वाला मामला तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो गया हमारा। मतलब यहाँ वाला मामले के यहाँ वाले नॉर्मल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा नॉर्मल N1 बचा। अभी आपको एक चीज़ और सोचनी है कि जैसे ही ये P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का टॉर्क और
पी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इधर का फोर्स का डायरेक्शन, अगर इन दोनों को देखोगे तो ये सिलेंडर की जो मोशन होगी ऊपर चढ़ने की वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। इसको ध्यान से सोचना, जब थोड़ा ऐसा वो ऊपर चढ़ने की ऐसे कोशिश करेगा तो जो उसको नीचे वाला ये सरफेस की जो टेंडेंसी है वो पीछे आने की होगी। रोलिंग करता हुआ भी हमने देखा है, जब रोल करता है कोई भी सिलेंडर तो नीचे वाला सरफेस की टेंडेंसी किधर होती है, पीछे आने की थोड़ी होती है गाइज। तो वो आपको समझना है कि ऐसे आने की होगी, मतलब इधर इधर जाने की होगी नीचे वाले की सरफेस की टेंडेंसी, और तभी यहाँ पे, लेकिन वो एक्चुअली जाएगा नहीं नीचे। आप इस बात को समझना, दैट इज़ बेसिकली ए टेंडेंसी, वो एक टेंडेंसी है, बट वो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब पीछे नहीं जा रहा है, वो इस केस में नीचे नहीं जा रहा है वो एक्चुअल में, दैट इज़ अ टेंडेंसी। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, बिकॉज एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है इस पॉइंट का, क्योंकि नो स्लिप है, वो वहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, बट जो उसकी टेंडेंसी है वो नीचे जाने की है, और तभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दैट इज म्यूएस इंटू N1 होगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा बेसिकली यहाँ पे। तो आपको ये बात समझनी थी यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक वाला काइनेटिक वाला। तो अभी मैं बता दिया हूँ उसको बहुत ही अच्छे से। तो अभी जो भी हमारे पास इस क्वेश्चन को समझने वाली दो चीज़ें थी, एक तो ये नॉर्मल ज़ीरो होगा, दूसरा फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, वो मैंने बता दिया है। अभी चलो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम सॉल्व करते हैं गाइज। तो गाइज अभी मैं इस पे फोर्सेस दिखाता हूँ सारी। सबसे पहले देखो ये सेंटर है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द सेंटर। यहाँ से एक ऐसा लाइन जाएगा और यहाँ से एक ऐसा जाएगा, एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से P एक इधर कंपोनेंट होगा P cos 30, जैसा मैंने बताया दिस इज बेसिकली 30 डिग्री। तो एक ऊपर की डायरेक्शन में भी ऐसा आएगा, दिस इज P sin 30, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक W फोर्स आएगा वेट का, ऐसा सेंटर की तरफ आएगा W, वेट का फोर्स होगा ये, और ये होगा N1 हमारे पास, और ये जो होगा दिस इज बेसिकली म्यूएस इंटू N1 होगा, दैट इज बेसिकली द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन होगा हमारे पास। तो ये सारी फोर्सेस ऐसे लगेंगी गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। अभी एक्चुअल में हम ये मिनिमम वैल्यू ऑफ P निकालेंगे कैसे, टू रोल द सिलेंडर विदाउट स्लिप ओवर दिस स्टेप। तो उसके लिए हमें देखो क्या सोच यहाँ पे क्या है कि इसको उठाने के लिए, इस सिलेंडर को उस पर्टिकुलर वे में उठाने के लिए, जैसा मैंने डिस्कस किया, टॉर्क्स की हेल्प लगेगी हमें यहाँ पे, टोटली टॉर्क्स की हेल्प लगेगी। तो एक W वाला वेट का टॉर्क देखोगे तो क्लॉकवाइज है, उसको नीचे झुकाने का है, उसको नीचे गिराने का है। बट ये P वाला जो टॉर्क है, P के बेसिकली दो कंपोनेंट है, तो P cos थीटा और P sin थीटा वाला जो टॉर्क है, उन दोनों को ऐसे ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और विदाउट स्लिप ये स्टेप के ऊपर ले जाने वाला वे है, मतलब उन दोनों कंपोनेंट्स का जो P फोर्स का है। तो उन दोनों कंपोनेंट्स का जो टॉर्क है वो W के टॉर्क से अगर बड़ा होगा तो ये सिलेंडर ऊपर चली जाएगी, मतलब विदाउट स्लिप ओवर द स्टेप रोल करता हुआ चला जाएगा सिलेंडर। तो ये एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था गाइज। तो अभी आप देखोगे मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो P cos थीटा वाला टॉर्क है P cos 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, देखो इसकी टॉर्क निकालोगे तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, जस्ट सपोज। तो P cos थीटा इंटू AB बेसिकली, ये देखो इस डायरेक्शन में होगा, जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। वी आर टेकिंग टॉक अबाउट पॉइंट D, ये भी गौर करने वाली है, हम पॉइंट D के अबाउट टॉक लिख रहे हैं, क्योंकि उसके अबाउट ही जो सिलेंडर है वो ऐसा विदाउट स्लिप ओवर द स्टेप चढ़ेगा। तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट D। तो पॉइंट D के अबाउट अगर आप देखोगे तो P cos 30 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट D वो AB है, प्लस दूसरा जो टॉर्क है P sin 30 है, दैट मल्टीप्लाइड बाय P sin 30। अब अगर आप देखोगे तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली D से, लाइक दिस। तो ये अगर आप देखोगे तो BD होगा, कहीं ना कहीं है BD, एंड दिस टॉर्क मस्ट बी ग्रेटर देन W वाला टॉर्क। तो W इंटू W का टॉर्क कितना होगा आप देखोगे तो W देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज BD, वो भी हमारे पास BD है। तो ऐसा बेसिकली ये होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अभी आपको यहाँ से AB और BD निकालना है गाइस सबसे पहले। तो AB अगर मैं निकालूंगा तो आपको AC पता है, AC क्या है, दैट इज़ 0.3 मीटर। तो AB कैसे निकालोगे आप,
AC में ये डिस्टेंस हमें BC दे रखी है, तो AC में 0.3 में आप 0.025 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपके पास AB निकल कर आ जाएगी गाइस। तो ये 0.275 मीटर्स निकल कर आ गया हमारे पास AB। सिमिलरली अगर आपको BD निकालनी है, BD आप कैसे निकालोगे गाइस, दिस BD, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको AC मालूम है हमारे पास, दैट इज़ 0.3 मीटर विच इज़ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो और ये सेंटर है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें मालूम है यहाँ से, दिस डिस्टेंस वी नो, दिस इज़ हाउ मच 0.15, ये 0.15 है। और AB हमें मालूम है, दिस AB वी नो दैट इज़ 0.275। तो 0.275 में 0.15 मालूम करोगे तो ये डिस्टेंस आपको निकल जाएगी गाइस, दिस डिस्टेंस। ये ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, AB हमारे पास 0.275 है, ओके। 0.275 में आप 0.15 जैसे ही माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.125, इतनी मीटर्स आपके पास आ जाएगी। तो ये बेसिकली डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हुआ, दिस डिस्टेंस। एंड वी नो दिस, ये बेसिकली अगेन क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, तो 0.15 है। तो ये हाइपोटेनस 0.15 है और हाइट है 0.125 गाइस। तो आपको बस बेस निकालनी है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ BD बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 0.15 स्क्वायर माइनस 0.125 स्क्वायर, ये होगा। तो ये आप निकाल दो, देन यू विल गेट बेसिकली BD। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 0.0829, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा इतना, उसके बाद और भी आएंगे पॉइंट्स के बाद, बट आप इतने तक लोगे तो आपकी एक्यूरेसी सही है। सो BD इज़ बेसिकली दिस मच, AB हमारे पास हो गया, हमें यही चाहिए था, AB एंड BD चाहिए था गाइज। तो अभी जस्ट हम चलो कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज ये हमारे पास था एक्सप्रेशन, यहाँ से आप देखोगे cos 30 इज़ √3/2 मल्टीप्लाइड बाई AB इज़ 0.275 प्लस P sin थीटा मीन्स P/2 मल्टीप्लाइड बाई BD इज़ 0.0829, दैट मस्ट बी लेस देन। W हमारे पास क्या था, W बेसिकली वेट हमारे पास, मास जो है 25 kg है, दैट इज़ 25 G मल्टीप्लाइड बाई BD 0.0829, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। यहाँ से P कॉमन ले लो और ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.275 प्लस 0.0829/2, ये होगा, दैट मस्ट बी लेस देन 25 G, दैट इज़ 250 G 10 लेने को बोल दिया गया हमें क्वेश्चन में, दिस इज़ 829 समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा हमारे पास। नो दिस इज़ बेसिकली ग्रेटर दैन, मैंने यहाँ पे लेस दैन लिखा है, दिस इज़ रॉन्ग बेसिकली। वो टॉर्क बड़ी होनी चाहिए W वाले टॉर्क से, तभी जाकर वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ पाएगा विदाउट स्लिप, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखोगे तो P की वैल्यू, ये देखो ये डिनोमिनेटर में जाएगा ये पूरा टर्म, दिस विल गो इनटू द डिनोमिनेटर ऐसा। सो P ग्रेटर देन या इक्वल टू, आप बोल लो ग्रेटर देन या इक्वल टू, मतलब जस्ट उसको ऊपर चढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तब इक्वल होगा। वही हमें पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ P, तो आपको जस्ट स्टेप के ऊपर चढ़ाना है गाइस। तो वहाँ के लिए P या तो उसके इक्वल हो या उससे बड़ा हो, तो अभी मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली हम इक्वल वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज आ गई वो उससे बड़ी होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस टर्म, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो उसके इक्वल आएगा गाइस, एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द आंसर। तो यहाँ से आप देखोगे तो P विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग से D/E, ऐसा कुछ होगा डिनोमिनेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो दैट विल बी द आंसर, बिकॉज P इक्वल टू दिस हम कर देंगे तो वो मिनिमम हो जाएगा P, बिकॉज बाकी P जो आएंगी ग्रेटर देन वो बड़ी होंगी उस P से, बट क्वेश्चन में आस्क किया है मिनिमम वैल्यू ऑफ P। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 74.1 गाइज, इतना न्यूटन बेसिकली आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये देखो गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं बोल सकता, मतलब बहुत नहीं बोल सकता, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बट अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, इससे थोड़ा भी मिलता जुलता, तो आप ये 30 सेकंड में कर दोगे। दिस इज़ जस्ट अ 30-40 सेकंड क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आपके लिए नया टाइप का क्वेश्चन है तो मैं मैक्सिमम मानता हूँ कि 1.5 मिनट में ये सवाल हो जाना चाहिए आपसे गाइज, बिकॉज इस सवाल में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कैलकुलेशंस या इन डेप्थ थिंकिंग वाली चीज़ें या थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम इन्वॉल्व है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, बट कम है गाइज। तो आप देखो मेरे हिसाब से इस स्टेज पे आपसे ये क्वेश्चन मैक्सिमम एट द मैक्स, वैसे तो 1 मिनट में जानी चाहिए बट 1.5 मिनट में हो ही जानी चाहिए गाइज। तो होप करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से गाइज।
अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले काइंड ऑफ प्रॉब्लम के साथ, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।